सभी को नमस्कार। पिछले चैप्टर में हमने पोषण के बारे में, पादपों के पोषण के बारे में जानकारी ली थी। इस बार फिर से पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि जैसा कि पादपों के पोषण में अपन ने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन, ज्यादातर पौधे कैसे हरे हैं और हरे पादप स्वपोषी होते हैं, मींस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए उनको बोलते हैं स्वपोषी। लेकिन प्राणियों के बारे में अगर बात करें तो जितने भी प्राणी हैं उनमें से ज्यादातर प्राणी परपोषी टाइप के हैं, मतलब अपने खाने के लिए या अपने पोषण के लिए, पर का मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो परपोषी प्रकार का जो फूड कंजप्शन का तरीका है एनिमल्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो अपना खाना लेते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं और कहां से उनको प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, उन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। एक शब्द है पोषण के बारे में, जैसा आपने कहा कि पौधे स्वयपोषी होते हैं और प्राणी परपोषी होते हैं, ये एक सामान्य सी बात है। अब एक शब्द आपने पोषण में सुना होगा, संतुलित आहार। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट सुना है ना सबने? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि इस प्रकार का खाना जिसमें शरीर को जो चाहिए वो सारे पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में, एक तो खाने की जितने भी अवयव हैं या घटक हैं वो सारे के सारे उपस्थित हो और उपयुक्त मात्रा में हो। दोनों शब्द आपको आने चाहिए, सभी के सभी घटक किसी खाद्य पदार्थ के उसमें उपस्थित हो और उपयुक्त मात्रा में हो। मींस संतुलित आहार में अगर मान के चलें तो लगभग 7 प्रकार के कंपोनेंट उसमें होते हैं। किसी भी आहार को संतुलित आहार जब कहेंगे जब उसमें 7 प्रकार के घटक हों और ये सातों के सातों घटक उपयुक्त मात्रा में, मतलब जैसे भाई दियो मान के चलो कि मिनरल्स आपको 10 मिलीग्राम चाहिए और 10 की बजाय वो आपको 9.5 मिलीग्राम मिल रहे हैं, और प्रोटीन आपको 50 मिलीग्राम चाहिए और 50 की बजाय 100 मिल रही है, तो 9.5 वाला जो फैक्टर है वो आपकी ग्रोथ को या आपकी इम्यूनिटी को या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो वो संतुलित आहार नहीं हुआ, क्योंकि वह 10 की बजाय कितना आ गया 9.5। तो जो मिनिमम फैक्टर है वो हमेशा प्रभावित करता है। तो संतुलित आहार का मतलब खाने के सभी अवयव एक उपयुक्त मात्रा में, कम से कम जो जितने चाहिए उतनी मात्रा में उपस्थित हो, उसको बोलेंगे आप बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। अब संतुलित आहार की अगर बात करें तो उसमें मुख्यतः कौन कौन से घटक उस आहार के होते हैं वो आज अपन यह बात करेंगे कि कौन से घटक होते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके बने हुए होते हैं और क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे मोस्ट वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो शब्द से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट्स, या आप हिंदी इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, या शुगर उसको कहते हैं, या शर्करा कहते हैं, या ग्लूकोज जो शब्द आपने सुना वो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है वो कौन है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट इकाई है उसकी। ठीक है, सबसे साधारण इकाई कौन होती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, ये इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। कई बार हालांकि बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के होते हैं। अगर इनका अनुपात निकालें तो 1:2:1। ठीक है ना? तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि कार्बोहाइड्रेट में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो आप लिखोगे, या आपके एबीसीडी में अगर 2:1 आए तो ये उसका सही उत्तर है। हाइड्रोजन कितने होंगे? 12, और ये होते हैं 6। तो 6 का अगर भाग दे तो 2 में ये आ जाएगा, एक बार आएगा। 2:1 का रेशो उसमें पाया जाता है, जो कि पानी से मिलता जुलता है। पानी का क्या सूत्र है? रासायनिक सूत्र H2O। H2O समझते हैं ना आप? कोई भी ड्रिंकिंग बोतल पे लिखा होता है H2O, ठीक है ना? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। तो वाटर में जो रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो भी क्या है? 2:1। और वाटर जो है उसको हाइड्रेट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना? इसलिए क्या बोलते हैं इनको? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ग्लूकोज को क्या नाम देते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि वो कार्बन है उसमें, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कैसा है? पानी जैसा, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट को आगे 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है कि उसमें ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं। ग्लूकोज, मैंने कहा ग्लूकोज किसी भी कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है? तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल उस कार्बोहाइड्रेट में हैं, उसके अनुसार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या शर्करा या शुगर या शक्कर के अणुओं की संख्या के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड। क्या नाम है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और शुगर का मतलब है ग्लूकोज। शुगर का यहां सीधा सा मतलब क्या है? ग्लूकोज, ठीक है ना? सैकेराइड साइंस का शब्द है, उसका मतलब शुगर, और शुगर का मतलब ग्लूकोज। और मोनो जो साइंस में होता है, ये ग्रीक शब्द है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा चलता है। तो मोनो का नाम मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, ऐसे 10 तक गिनती चलती है। तो मोनो का मतलब क्या है? यहां 1। और सैकेराइड का मतलब क्या है? शुगर, ठीक है ना? तो मोनोसैकेराइड में कौन से शुगर आएंगे? जो एक ग्लूकोज के अणु के होंगे, मतलब उनमें एक ही ग्लूकोज का अणु पाया जाएगा या उसका समवाय भी पाया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज का एक अणु हो, मोनोसैकेराइड। ऐसे ही अगर दूसरी बात करें यहां पर, तो एक आता है डाइसैकेराइड, ठीक है ना? तो डाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ के और एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसमें कितने ग्लूकोज के अणु होंगे? 2, डाई में। और ऐसे ही तीसरा अगर बात करें तो डेट इज ओलिगो, और ओलिगो का मतलब होता है 3 to 9। 3 से 9 ग्लूकोज के अणु अगर उसमें मिलके और एक बना ले, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपस में जुड़ जाए एक श्रृंखला में, इन दोनों के बीच में एक रासायनिक बंध बन जाता है। रासायनिक बंध पे भी क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होगी वो किसमें आ जाएगी? ओलिगोसैकेराइड में। मतलब 3 से 9 ग्लूकोज के अणु मिलके, किसी में 4 भी हो सकता है, किसी उनको किस कैटेगरी में रख देते हैं? ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना? अब यहां पर एक ग्लूकोज का अणु दूसरे ग्लूकोज के अणु से एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस बंध का नाम कई बार पूछ लेते हैं कि डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में 2 ग्लूकोज के अणु आपस में जिस बंध से जुड़े हुए होते हैं या जिस रासायनिक बंध से जुड़े हुए हैं, उसका क्या नाम होता है? ठीक है ना? तो उसका नाम होता है, आपके ग्लूकोज है तो इसलिए नाम देते हैं इसको ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा 2 ग्लूकोज के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसमें? डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करें तो वहां तो एक ही अणु होता है, इसलिए वहां जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बंध को क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये कई बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस बंध के द्वारा ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या आपको पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड का नाम देके पूछ लेगा कि इनमें कौन से बंध पाए जाते हैं जो ग्लूकोज का अणुओं को आपस में जोड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है?
तो मोनो का मतलब एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना है, डाई का मतलब दो ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ गए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे डाइसैकेराइड हो गया। और ओलिगो का मतलब 3 से 9। और चौथा एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है उस कैटेगरी का पॉलीसैकेराइड। पॉलीथीन शब्द तो आपने सुना है, पॉलीथीन अपन सिंपल में क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, पॉलीइथीन। पॉली का वो होता है मच मोर, मतलब मोर देन 100 और 1000 तक चली जाएगी, ठीक है ना। तो 100 या उससे ज्यादा उसको बोलेंगे मच मोर। और इथीन का मतलब इथीन, केमिकल है। इथीन के बहुत सारे अणु मिलके और एक श्रृंखला बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो वो पॉलीथीन बनी हुई होती है। ऐसे ही पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मच मोर, ऑलमोस्ट 100 एंड मोर देन 100, 100 या 100 से अधिक। और सैकेराइड, और सैकेराइड का मतलब जैसा कि आप जानते हो ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के और जो श्रृंखला बनाएंगे दैट इज पॉलीसैकेराइड। क्लियर। तो 4 कैटेगरी होगी। मोनोसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पाया जाता है। डाइसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 से 9 अणु पाए जाते हैं। पॉलीसैकेराइड में वो सब आ जाएंगे जिसमें इससे ज्यादा ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ के और एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं। तो दैट इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज के आपस में अणुओं को जोड़ने के लिए जो बंद होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड उसे कह सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। कंपटीशन की दृष्टि से वो पूछे जाते हैं कि मोनोसैकेराइड निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है या नहीं है, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन सा किस किस कैटेगरी में आता है सैकेराइड और क्या काम है और कहां पाया जाता है, स्रोत क्या है मुख्य। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनोसैकेराइड की, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। एक तो जो खूब प्रचलित है जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो नाम सभी ने सुना हुआ है, ये एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना है ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा नाम देखें मोनोसैकेराइड में तो आपके होता है आपके गैलेक्टोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है। दूसरा गैलेक्टोज। और तीसरा होता है आपके जो मोनोसैकेराइड का काम करेगा वो है फ्रक्टोज। तीन मुख्य उदाहरण है, हालांकि एक और होता है जिसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, सामान्यतः कम आता है वो क्वेश्चन, इसलिए उसको इतनी फिर भी आप याद रखो, मैनोज, ये भी मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें है वो फ्रक्टोज। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रक्टोज के ऊपर, उसका कारण है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले तो मोनोसैकेराइड, इन सबका अगर रासायनिक सूत्र देखें तो C6H12O6 है, एक दूसरे के समावयवी है, ठीक है ना। तो सारे किसके उदाहरण है, मोनोसैकेराइड के। ये एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मैनोज। ग्लूकोज सभी मीठी चीजों में पाया जाएगा। गैलेक्टोज की अगर बात करें तो दूध में एक शर्करा पाई जाती है, उसका नाम है लैक्टोज। जब डाइसैकेराइड के उदाहरण दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है, लैक्टोज। वो किससे मिलकर बनी होती है, गैलेक्टोज से, ठीक है। फ्रक्टोज, जितने भी मीठे फल, गन्ना है, आम है, जो नेचुरली स्वीट है, उन सब में फ्रक्टोज पाया जाएगा। और जो मैं आपको कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज प्रकृति में पाए जाने वाला, फ्रक्टोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। आपने आम खाए होंगे ना पके हुए, बहुत मीठा होता है। गन्ना चूसना, गन्ना मीठा होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज की उपस्थिति की वजह से। यही कारण है उनका मीठापन का, फ्रक्टोज। ठीक है ना? तो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि विच इज द स्वीटेस्ट शुगर इन नेचर, प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? तो वो कौन है? फ्रक्टोज। ठीक है ना? फ्रक्टोज सबसे मीठा है। गैलेक्टोज जो होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये शुगर किस में पाया जाता है या कहां से प्राप्त होगा आपको? तो दूध से। किससे मिलेगा? दूध से। और ग्लूकोज उसका एक जो उदाहरण है ये मैनोज है। तो इस प्रकार से 4 उदाहरण हुए किसके? मोनोसैकेराइड के। अब मोनोसैकेराइड के बाद बात करते हैं अपन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलके और 1 मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड का बनाएगा। तो कौन कौन सा क्या क्या बनाएगा ये याद रखना है आपको। तो यहां पर 3 उदाहरण हैं आपके डाइसैकेराइड के। एक तो होता है माल्टोज, एक तो होगा माल्टोज, एक होता है सुक्रोज और एक होता है लैक्टोज। क्लियर? 3 मेन उदाहरण है डाइसैकेराइड का, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। क्लियर? ये तीनों याद रखना। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये माल्टोज, ये सुक्रोज, ये ऐसे 3 दे देगा, इसमें से चौथा एक मोनोसैकेराइड का नाम दे देगा, कह देगा कि इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। तो ऐसे, या 3 मोनोसैकेराइड का नाम दे देगा, एक डाइसैकेराइड का नाम दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो आपको ये याद रखना है। मोनोसैकेराइड में 4, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इनके स्रोत भी पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहां बनता है? स्रोत पे। तो माल्टोज जो होता है वो सामान्यतः आपके अनाज में पाया जाता है। जितने भी अनाज है ना, जैसे कि गेहूं है, ठीक है, बाजरा है या बाजरी कह सकते हो आप, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, अनाज जितने भी हैं ये सब अनाज है। दाल मत लेना, इसमें ध्यान रखना। अनाज, अनाज का मतलब जिसकी चपाती बनती हो, जैसे बाजरे के सोगरे बनते हैं, गेहूं की रोटी बनती है, ज्वार की रोटी बनती है, मकई की रोटी बनती है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसके स्रोत हैं? माल्टोज के। ठीक है? जितने भी अनाज हैं उन सबसे माल्टोज प्राप्त होता है। मींस जो चपाती बनाने वाली चीजें उनमें सब में माल्टोज होगा। ठीक है? अब जैसे चावल है वो भी इसका स्रोत होगा। सुक्रोज जो है, सुक्रोज, शुगर, सुक्रोज का आपको याद रखना है कि जितने भी मीठे फल, यह मीठी वनस्पति है। कई चीजें ऐसे, जैसे गन्ना है, गन्ने का तो अपन जो खाते हैं ना वो भाग कौन सा है? तना वाला, तो वो मीठा है। ऐसे ही गन्ने जैसे और कई वो आपके वो उगते हैं पौधे जो मीठे होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आम है, आम पकने के बाद कैसा हो जाएगा? मीठा। उससे पहले खट्टा रहता है, कच्चा आम खट्टा रहता है, लेकिन जैसे ही पकता है वो मीठा हो जाता है। तो उन सब में क्या पाया जाएगा? लैक्टोज। ठीक है ना? सॉरी, सुक्रोज। सुक्रोज का मेन स्रोत कौन है? गन्ना, या गन्ना के प्रोडक्ट जो है। जैसे गन्ना से कौन बनता है? चीनी बनती है, गुड़ बनता है, ये सब कहां से? गन्ने से प्राप्त होते हैं। सुक्रोज कहां पाया जाएगा? इसका मेन स्रोत गन्ना या मीठे फल। उसके अलावा लैक्टोज, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन द मिल्क, मिल्क में कौन सी डाइसैकेराइड पाई जाती है। या सीधा पूछते हैं कि मिल्क शुगर कौन सा है, दूध का शर्करा कौन सा है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। ठीक है ना? माल्टोज किस में पाया जाएगा? अनाज में। सुक्रोज किस में पाया जाएगा? गन्ना, गन्ना इसका मुख्य स्रोत है, मीठे फ्रूट्स। और लैक्टोज का याद रखना है दूध में पाया जाता है। ठीक है ना? अब ये क्या है? डाइसैकेराइड, मतलब शुगर के 2 अणु मिलके आपस में जुड़ के और डाइसैकेराइड बना रहे हैं। मींस मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड। तो आपके इनके संगठन के भी याद रखना किससे मिलके बना है। तो माल्टोज की अगर बात करें तो ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मींस माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। इसका जब भी पाचन होगा ये 2 अणुओं में टूटेगा। किस किस के अणु में टूटेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज। मींस 2 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? माल्टोज। क्लियर? ऐसे ही
सुक्रोज की अगर बात करें, सुक्रोज क्या है? मीठा है। गन्ने को देखना आप, मीठा है। तो मीठा अपन ने किसकी बात की थी? मोनोसेकेराइड में जब कहा स्वीटेस्ट शुगर कौन है? फ्रक्टोज। तो डेफिनेटली एक इसमें फ्रक्टोज आएगा। एक क्या आएगा? फ्रक्टोज। प्लस ये इससे जुड़ा होता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर? माल्टोज में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज, क्योंकि स्वीटेस्ट है। और गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। आम कैसे होते हैं? मीठे हैं। तो उसमें क्या पाए? सुक्रोज। और सुक्रोज में क्या होगा? डेफिनेटली फ्रक्टोज होगा, क्योंकि मीठापन कहां से आ रहा है? फ्रक्टोज से आ रहा है। ये स्वीटेस्ट शुगर ऑफ द वर्ल्ड है, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर ऑफ द वर्ल्ड। कौन? फ्रक्टोज। तो डेफिनेटली ये सुक्रोज में होगा। ठीक है। अब लैक्टोज की अगर बात करें, तो लैक्टोज के केस में एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा और दूसरा होगा, वो आपको याद रखना है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। क्लियर? माल्टोज में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और लैक्टोज में एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये डाइसैकेराइड बनी रहती है। तो दो जगह से क्वेश्चन आएगा। एक तो इनके स्रोत पूछे जाते हैं। माल्टोज कहां पाया जाएगा? अनाज में। ठीक है ना? अनाज, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, उन समय क्या मिलेगा? माल्टोज। ठीक है। सुक्रोज का मुख्य स्रोत गन्ना या मीठे फल। ठीक है। और सुक्रोज का जो घटक है वो कौन है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो ये इससे यहां से मीठापन आता है। इसके बारे में, तीसरे के बारे में पूछा जाता है कि दूध की शर्करा का नाम बताओ। ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपको याद रखना है लैक्टोज। ठीक है ना? लैक्टोज किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। और लैक्टोज का अगर कंपोजिशन देखें, संगठन, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दूसरा गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। यहां एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज, यहां ग्लूकोज ग्लूकोज। और इनके बीच में जो ये बंध है जिससे ये आपस में जुड़े हुए, अपन ने थोड़ी देर पहले, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बंध, मतलब बंध का मतलब बांधने वाला। तो ये आपस में जोड़ता है इन दो अणुओं को। एक ग्लूकोज का अणु दूसरे ग्लूकोज के अणु से जिस बंध से जुड़ा होता है उसको ग्लाइक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य काम है वो है ऊर्जा प्रदान करना। क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। अपना जो शरीर है, इस शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है। श्वास भी लेते हैं, रेस्पिरेशन के साथ अपन सर्कुलेशन भी हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेलने कूदने, सोने, सब में ऊर्जा का खपत होती है। और वो ऊर्जा किस फॉर्म में खत्म होगी? वहां पर किस फॉर्म में पाई जाएगी? एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। आगे जब बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, तब एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा चाहिए इन सब क्रियाओं को। शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, जिसमें चाहे कोई चीज बन रही हो या चाहे टूट रही हो, उन दोनों केस में ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किस फॉर्म में चाहिए? रासायनिक फॉर्म में। और रासायनिक फॉर्म क्या है? एटीपी। इस एटीपी का प्रोडक्शन ग्लूकोज के जलने से कहां से बनेगी? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है और वो एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है ना? तो एटीपी कहां से बनी? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य क्या है, काम क्या है? कि ये शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को एनर्जी देने का काम करता है या उन्हें एटीपी प्रदान करता है। तो जितनी भी काम आपकी बॉडी में हो रहे हैं, उन सबको संचालित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। कार्बोहाइड्रेट को 4 श्रेणियों में बांटो: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ओलिगो का मतलब 3 से 9 और पॉली का मतलब बहुत सारे। क्लियर? अब ये पहले उदाहरण हो गए मोनोसैकेराइड के, ये हो गए डाइसैकेराइड का। ठीक है? तीसरी बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड को। उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ओलिगोसैकेराइड कोशिकाओं में पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। बस ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन नहीं है, रेयरली पूछा जाता है कि ओलिगोसैकेराइड का क्या काम है। तो आपको इतना याद रखना है कि सेल में पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। क्लियर?
सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ओलिगोसैकेराइड, मींस उसमें 3 से 9 ग्लूकोज के अणु हो सकते हैं। अब तीसरा के बाद चौथा जो आता है पॉलीसैकेराइड, वो उस पे भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पॉलीसैकेराइड की जो उदाहरण है वो उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे चावल, आलू, इनके अंदर है ना कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और वो रिजर्व फूड के, जैसे चावल अपन पकाते हैं ना तो एक व्हाइटिश लिक्विड अलग होता है, उसको बोलते हैं मंड या मांड। मांड का मतलब ही क्या है? एक्चुअली वो स्टार्च है। इंग्लिश में अगर उसी चीज को अपन यूज करेंगे तो क्या नाम देंगे? स्टार्च। मांड जो निकलता है ना चावल पकाने पर व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं स्टार्च। और स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड है, संचित खाद है। किसका? चावल का। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो चौथी कैटेगरी है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या था? मच मोर, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक चेन में परिवर्तित हो जाते हैं, उस चेन को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ऐसी श्रृंखला जिसमें 100 या 100 से अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हो। तो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण अगर देखें तो इसमें 4 मुख्य उदाहरण इसके हैं। एक है स्टार्च, दूसरा है आपके सेलुलोज। सेलुलोज नाम सुना है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका के चारों तरफ जो भित्ति पाई जाती है, मानव कोशिका या प्राणी कोशिका और पादप कोशिका में मेन अंतर एक ये होता है कि प्राणी कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है सबसे बाहर, जो कि हार्ड होती है, रिजिड। आप देखना पौधों के तने कितने हार्ड होते हैं, जबकि आदमी की स्किन देख लो या एनिमल की स्किन देख लो, वो सॉफ्ट होती है। उसका कारण होता है कि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन पादपों में सेल वॉल होती है। तो वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड के 2 उदाहरण तो ये हो गए, स्टार्च और सेलुलोज। एक 2 उदाहरण हो जाएंगे आपके ग्लाइकोजन और काइटिन। ग्लाइकोजन और काइटिन इस प्रकार से 1 2 3 4 उदाहरण आपको पॉलीसैकेराइड में याद रखना है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। क्लियर? पॉलीसैकेराइड के कितने उदाहरण हैं? 4। अब स्टार्च और सेलुलोज, मैंने स्टार्च के बारे में क्या कहा था? आलू के अंदर पाया जाता है, चावल के अंदर पाया जाता है, यही बोला था ना। जबकि ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? हमारा जो खाना हम खाते हैं, खाना खाने पे अपन कोई निश्चित तय नहीं कि भाई मेरे को इतनी ऊर्जा चाहिए, इतना ही खाना खाऊंगा, हम ज्यादा खा लेते हैं। खाना बॉडी में जाता है, उसका पाचन होता है, पाचन होकर किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज वहां से आपकी आंत्र से, जो बड़ी आंत्र होती है उसकी दीवार से अवशोषित होकर रक्त के द्वारा रक्त में चला जाता है। अगर वो ग्लूकोज कुछ देर के लिए रक्त में रहे और उसका यूज नहीं हो तो वो शुगर बढ़ा देगा, किसकी? ब्लड की। तो उससे आपको क्या हो जाएगी? डायबिटीज। तो जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज आपकी बॉडी में आया है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जितना काम आ रहा है वो तो आ रहा है, उसके अलावा आपने ज्यादा खाया तो ज्यादा पाचन होकर ब्लड में आएगा। ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट में, वो कहां जाता है? यकृत में। ब्लड जब कहां जाएगा? यकृत में। यकृत में जाएगा तो जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज आपके ब्लड में है उसको वो अलग कर लेता है, और अलग करके ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देगा? ग्लाइकोजन। और वो क्या करेगा कि अभी तो खाना बहुत है ब्लड में, और उसको संचित करने का काम करता है कि इसको इकट्ठा करके और अलग कर देता हूं। ठीक है ना, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी देर बाद में जब इसके बॉडी में खाना नहीं बचेगा, पच जाएगा सब कुछ, तब वो उसको यूज करेगा। तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो आपके ब्लड में घूम रहा है उसको यकृत क्या करेगा? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा और उसको संचित खाद्य के रूप में रख लेगा। ठीक है ना। और जब भी जरूरत पड़े, जैसे भाई मान के चलो कि अपन व्रत करते हैं, व्रत के दौरान सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते, तो उस दौरान भी तो अपनी बॉडी काम कर रही होती है, हम चलते फिरते रहते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस दौरान जो खाना उसकी बॉडी को मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? संचित खाद्य से। और वो संचित खाद्य हमारी बॉडी में या किसी भी प्राणी की बॉडी में किस प्रकार रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर? तो वो ग्लाइकोजन कहां से बन रहा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज से। तो ये ग्लाइकोजन क्या काम करेगा? रिजर्व फूड का। किसका काम करेगा? रिजर्व फूड।
और इसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम कौन सा अंग कर रहा है? आपका लीवर। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां बनते हैं कि अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो आपके शरीर में गया है, जिसका पाचन हुआ है और वो अवशोषित होकर रक्त में है, उसको कौन सा अंग ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा? तो वो है लीवर। लीवर क्या करता है? कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल के अंडर में अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज आपके रक्त में है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा और उसको रिजर्व कर देगा। ठीक है? और भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी ये ग्लाइकोजन वापस टूट के किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में, और आपके शरीर को ऊर्जा देते रहेगा, जैसे व्रत के दौरान। ठीक है? या आपको खाना नहीं मिला हो किसी कारण से, 5-6 घंटे भूखे रह गए, तो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में, और वो फिर आपको एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है? तो ये क्या है? संचित खाद्य है, लेकिन किसका? एनिमल्स का। ऐसे ही स्टार्च जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज। और जब जितना खाना उस पौधे को चाहिए उतना तो उसने काम में ले लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बना उसको वो पौधा किस में परिवर्तित कर लेता है? स्टार्च में। तो ये स्टार्च भी क्या है? रिजर्व फूड। किसका रिजर्व फूड है? प्लांट्स का। क्लियर? किसका रिजर्व फूड है? प्लांट्स का। तो ये दोनों, अब स्टार्च और सेलुलोज की बात करें तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों कहां पाए जाते हैं? प्लांट्स में। स्टार्च किसका रिजर्व फूड है? प्लांट का रिजर्व फूड। सेलुलोज कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाने के, वो कहां पाई जाती है? पौधों में। तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, लेकिन दोनों पौधों से जुड़े हुए हैं। और ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड है? एनिमल्स का। और काइटिन, आपने देखे हो ना, बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे गुबरैला है, ब्लैक कलर का कीड़ा आता है, उड़ के पट पड़ता है, कहीं आवाज आती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में उठ के और चला जाता है। क्यों? उसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, बाह्य कंकाल बना हुआ। हमारी बॉडी में कैसा कंकाल है? आंतरिक कंकाल। कंकाल का मतलब जो आपकी शरीर को मजबूती प्रदान करे, आपके संवेगी अंगों की रक्षा करे और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाए रखे एक निश्चित डायमेंशन में। जैसे भाई देव मान के चलो कहीं टेंट लगाते हैं, तो टेंट लगाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं? लोहे की या लकड़ी की बल्ली लगाते हैं और उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं। आप उन बल्लियों को निकाल दो, वो कपड़ा फट से गिर जाएगा। तो उसको शेप देने का काम कौन कर रहा है टेंट को? वो लकड़ियां। तो वो उसका कंकाल तंत्र है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो शेप आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? स्केलेटन की वजह से। दूसरा, मजबूती प्रदान कर रहा है। तीसरा, इस स्केलेटन में जैसे ये पसलियां हैं, पसलियों के नीचे जितने भी संवेगी अंग हैं, जैसे हृदय है आपका, अग्नाशय है, आमाशय है, यकृत है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, अंग है, जो डेलिकेट है बिल्कुल, जिनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो सब इस अस्थि पंजर के अंदर है, ताकि उनको सुरक्षा मिलती रहे। ठीक है ना? तो आपको शेप में बनाए रखना, आपको सुरक्षा देना, आपके शरीर को एक निश्चित डायमेंशन देना, वो किसका काम है? कंकाल तंत्र। तो ये कैसा है? आंतरिक कंकाल। लेकिन कीड़े मकोड़ों क्या होता है? इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये उड़ते हैं, कहीं गिरते हैं, कहीं लगे ना, इनको चोट ना लगे, उससे बचने के लिए बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे मकोड़े देख लेना आप, कीड़े मकोड़े जितने भी है, बाहर एक है ना हार्ड सा कवरिंग उनके ऊपर पाया जाता है। वो कवरिंग किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन क्या कर रहा है? एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है। एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल बना रहा है, ये इसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, मतलब उसकी कोई संरचना बना रहा है। और इधर कौन संरचना बना रहा है? सेलुलोज। और ग्लाइकोजन क्या है? रिजर्व फूड है। और यहां कौन रिजर्व फूड है? स्टार्च। तो क्लियर कट याद रखना, पॉलीसेकेराइड में 4 उदाहरण है, 2 प्लांट से जुड़े हुए हैं और 2 एनिमल से जुड़े हैं, 2 पादपों से जुड़े हुए हैं और 2 प्राणियों से जुड़े हुए हैं। इन 4 में से 2 तो रिजर्व फूड का काम करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर इसको मैं कहूं यहां पर स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड क्या है? रिजर्व फूड, संचित खाद्य है। जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज आ गया उसको उन्होंने संजो के रख लिया, भविष्य के लिए जब जरूरत पड़ेगी तब काम लेंगे, उसको वापस ग्लूकोज में चेंज कर देंगे और वो ऊर्जा देगा। लेकिन स्टार्च क्या है? प्लांट का रिजर्व फूड है। और ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल का रिजर्व फूड है। बस इतना सा याद रखना। ऐसे ही सेलुलोज और काइटिन दोनों संरचना बनाने का काम करते हैं, मतलब उसकी संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है? लेकिन एक किससे जुड़ा हुआ है? एक प्राणियों की संरचना से जुड़ा हुआ है जो बाह्य कंकाल बनाता है, और सेलुलोज
पादपों की संरचना, वो सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल उसको रिजिडिटी देती है, मतलब कठोरता देती है, उसको एक शेप में प्रदान करती है, उसको सुरक्षा, जैसे कोई भी पौधा है उसके ऊपर जो बार्क होती है ना, छाल टोटली सेलुलोज की बनी हुई है, तो वो स्केलेटन की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो सुरक्षा प्रदान करने, ये दोनों सुरक्षा का काम करते हैं, ये दोनों रिजर्व फूड है। जब इमरजेंसी में जरूरत होती है, रिजर्व फूड ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करने का काम। क्लियर। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऊर्जा देने का काम करते हैं, और इनके 4 श्रेणियां हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसमें मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के एक अणु से मिलकर बने होते हैं, डाई में 2 या और पॉली में बहुत सारे। ये ग्लूकोज के अणु आपस में एक बंध के द्वारा या रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उस रासायनिक बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। वो क्वेश्चन आता रहता है। अब मोनोसेकेराइड के आपके 4 उदाहरण है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज। ऐसे ही डाइसेकेराइड के 3 उदाहरण थे, माल्टोज जो कि अनाज में पाई जाएगी, लैक्टोज जो कि गन्ने और मीठे फल में पाई जाएगी, और लैक्टोज मिल्क में पाई जाएगी, और सुक्रोज जो कि गन्ने और मीठे फलों में पाई जाएगी, ठीक है। लैक्टोज का मतलब दूध, दूध की शर्करा, कई बार दूध की शर्करा से नाम से भी आता है। और पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो वह 4 उदाहरण है, स्टार्च, सेलुलोज, दोनों पौधे से जुड़े हुए हैं, इनमें से एक रिजर्व फूड है, एक संरचना बनाएगा। एनिमल से जुड़े हुए 2 हैं, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये रिजर्व फूड है और ये संरचना।